नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मिला के सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब ये देखिए, ये इसका जनरल फार्मूला आपको लिखवा देते हैं, सारी ट्रिक लिखवा देते हैं इसका। ये प्रश्न देखिए ऐसे है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न इस टाइप से है। तो जब भी प्रश्न a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा के प्रकार का हो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, कोई मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे, तो आप कह देंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसकी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, ये नहीं पूछा जाता। जब भी पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब मिनिमम वैल्यू में देखिए दो तरीके हैं। मिनिमम वैल्यू में दो कंडीशन है। देखिए, यदि a की वैल्यू जो है b से बड़ी या बराबर है, a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू b है। यदि a का मान जो साइन का गुणांक है a, ये b से बड़ा या बराबर है, a का जो मान है वो b से बड़ा या बराबर है, तब मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ab हो जाती है। देखिए, बड़ा भी है और बराबर का भी निशान लगा है। और यदि a न बड़ा होकर यदि b बड़ा हो जाए, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट b बड़ा हो जाए a से, तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी हो जाती है। में इक्वल टू का भी निशान होता है कि यदि b इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a हो जाए तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है। और मिनिमम वैल्यू में यदि a बड़ा है b से तो मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ab होगी। a बड़ा है b से या इक्वल टू b का भी निशान लगा है, a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू b, तो मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ab होगी। और यदि b बड़ा है a से तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होती है। अब यहाँ पे इक्वल टू का भी निशान लगा हुआ है। जैसे आप समझिए कि यदि a और b बराबर हो गए, तो a और b बराबर हो गए तो या तो ये वाला फार्मूला लिख दीजिएगा या ये वाला, दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे। जब a और b को बराबर करेंगे तो ये और ये दोनों सेम ही आएंगे। जब a और b को बराबर करेंगे तो देखिए इसमें a बराबर b रखिए, a का मान b रख देंगे तो ये भी 2b आ जाएगा, और a का मान b रखेंगे तो ये भी 2b आ जाएगा। तो यदि मान लीजिए ऐसे दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को इक्वल कर दिया, तो आप मिनिमम वैल्यू या तो इसको लिखिएगा या इसको लिखिएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न था हमारा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा। प्रश्न क्या था? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा। अब बताइए कौन बड़ा है? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए b बड़ा है a से, देख रहे हैं? ये जो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा में ये b बड़ा है a से, तो अब की बार ये मिनिमम वैल्यू जो इसकी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? b यदि a से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी। यानी 3 और 5 को जोड़ देना है, तो मिनिमम वैल्यू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यानी यदि कॉसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट b बड़ा होता है a से, तो मिनिमम वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा की 3 धन 5 यानी 8 हो जाती। यदि a बड़ा होता b से तो 2 अंडर रूट ab में रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गई 5 3 8, और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो अब लिख देंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है या होती ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पानी का एक नल किसी टब को p घंटे में भर सकता है। पानी का एक नल जो है एक टब को p घंटे में भर सकता है, और नीचे लगा सिंक उसे q घंटे में खाली कर सकता है। उसके नीचे एक सिंक लगा है, वो उसे q घंटे में खाली कर सकता है। तो नल p घंटे में भर सकता है और सिंक q घंटे में खाली कर सकता है। अब लिखा है p इज लेस देन q, और नल एवं सिंक दोनों खुले हों। नल भी खुला है यानी भर भी रहा है, और सिंक भी खुला है यानी खाली भी हो रहा है।
तो यदि नल एवं सिंक दोनों खुले हों तब R घंटे में टब भर जाता है। तो टब जो आपका है वो कितने घंटे में भर जाता है? यदि नल और सिंक दोनों खुले हों तो टब R घंटे में भर जाता है। तो इसमें R, P और Q में संबंध बताना है। अब आपसे यदि ये कहा जाए कि P टब को P घंटे में भर देता है, यदि आपसे कोई पूछे कि एक नल P है वो टब को P घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो यदि P घंटे में पूरा भर देता है तो 1 घंटे में आप क्या बताएंगे? 1/P भरेगा। और यदि फिर आपसे कोई कहे कि यदि सिंक उसे Q घंटे में खाली कर देता है, सिंक जो है टब को Q घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में खाली कितना करेगा? तो भरने वाले नल ने 1 घंटे में 1/P भरा और सिंक ने 1 घंटे में Q खाली कर दिया। तो ये नल और सिंक के 1 घंटे का काम हो गया। इसने 1 घंटे में भरा और ये 1 घंटे में इतना खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में इतना नल भरेगा। देखिए आपका 1 घंटे में इतना टब भरेगा, क्योंकि 1 घंटे में भरा और इसने 1 घंटे में खाली किया तो भरे में से खाली करने वाले को घटा देंगे तो 1 घंटे में इतना काम आपका होगा। अब पूरा काम R घंटे में हो जा रहा है, पूरा टब R घंटे में भर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में 1/R भरेगा, यानी 1/P माइनस 1/Q बराबर 1/R। तो 1/R इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/Q। ये ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ सकते हैं कि ये जो नल है वो टब को P घंटे में भर रहा है। तो यदि नल टब को P घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/P। और सिंक जो है वो टब को Q घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/Q। तो कुल मिला के नल 1 घंटे में भरा कितना? टब। तो कुल मिला के टब 1 घंटे में भरा कितना? तो 1/P माइनस 1/Q, क्योंकि इसने भरा और सिंक ने खाली किया। तो 1 घंटे में टब कितना भरा? 1/P माइनस 1/Q। और यदि टब को पूरे भरने में R घंटा समय लगता है, यदि टब को पूरे भरने में R घंटा समय लगता है तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा? R घंटे में पूरा भरा तो 1 घंटे में 1/R भरेगा, यानी 1 घंटे का काम 1/P माइनस 1/Q बराबर 1/R हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही था। तो यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न है और इसको देखिए ध्यान से। कह रहा कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की जाती है। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की जाती है, इससे आधी दूरी 2 गुने समय में तय किया जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या हुआ? देखिए 2 कंडीशन है। पहली बार ये कह रहा है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, फिर बाद में कह रहा है कि उससे आधी दूरी 2 गुने समय में तय की गई तो दोनों चालों का या दोनों गतियों का अनुपात बताना है। ये देखिए ऑप्शन इसका है। तो पहले आप देखिए, पहली बार चाल लिखेंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यस अपॉन टी लिखिए। पहली बार देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहली बार हो गया। दूसरी बार कह रहा है कि इससे आधी दूरी 2 गुने समय में तय की गई है। अगली बार स्पीड को यदि हम लोग v2 लिख लें, दूरी देखिए आधी है तो s/2, दूरी आधी है तो s/2, 2 गुने समय में तय की गई है, मतलब समय को आपने 2t लिख दिया। अब आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 नीचे जब आ जाएगा तो 1/4 इंटू s/t, और s/t को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? v1 लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू s/t को v1 लिख सकते हैं। अब दोनों गतियों का अनुपात निकालना, मतलब देखिए आपका आ कितना गया इसमें, तो v2 बराबर आ गया आपका 1/4 v1। तो आपसे यदि हम पूछें कि v1 रेशियो v2 कितना होगा, v1 रेशियो v2 कितना होगा, तो 4 जाएगा ऊपर, यानी 4:1, 4:1 का अनुपात हो गया। यानी पहले चाल यदि 4 थी तो बाद में चाल 1 हो जाएगी, क्योंकि दूरी कम तय हुआ, समय ज़्यादा लगा है, इसलिए चाल जो है 4:1 के अनुपात में पहले 4 थी फिर 1 हो जाएगी। फिर से आप समझ सकते हैं इसको कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, v1 बराबर आपने s/t लिख दिया, बाद में आधी दूरी कर लिया आपने, s की जगह s/2 कर लिया, दूरी को s की जगह s/2 कर लिया, और समय कह रहा है कि आधी दूरी 2 गुने समय में तय हुआ है, यानी समय को आपने 2 गुना कर लिया। अभी 2 नीचे आ जाएगा तो 2 दूना के 4 s/t। अब 1/4 s/t को v1 लिखेंगे तो v2 बराबर 1/4 v1। अब v1 और v2 की रेशियो पूछी जाए तो क्या बताएंगे? v1/v2,
4 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो V1/V2 हो जाएगा 4:1। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी देखिए टाइम एंड डिस्टेंस एक प्रश्न है और ये CGL Tier 2 2020 का प्रश्न है। आसान सा प्रश्न है, बट समझिए कि ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन ही आएंगे। तो देखिए इसमें ये CGL Tier 2 2020 का प्रश्न है। एक एथलीट 96 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक एथलीट 96 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहले आप देखिए कुछ फार्मूलों को समझिए। इसमें 2 सूत्र हैं। इसमें यदि मान लीजिए कि चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में है और इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, 2 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि यदि चाल किलोमीटर पर आवर में है और इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। पहला इसमें समझ लीजिए कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी का उल्टा, यदि चाल मीटर प्रति सेकेंड में है और इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो उसी का उल्टा 18/5 से गुणा कर देंगे। एक बार फिर से समझिए कि यदि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला इसका सिंपल ही है। स्पीड बराबर जो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल ही पूछ रहा है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है बताइए? 800 मीटर। समय कितना है? 96 सेकेंड। 96 काट लीजिए इसको, पहले काटिए इसमें से। तो अब ये 96 हो गया तो पहले 4 से काट दिया जाए, 24 चौका 96, और 4 से 100 काट देंगे तो 200 बार में कट जाएगा। अब ये 200/24, 200/24 ये अभी और कट जाएगा इसमें से। 4 से मान लीजिए फिर यदि काट दिया जाए तो 4 छके 24 और 4 छक्का 24 और 4 से काट देंगे 4 पचे 20, 50/6 हो गया। अभी देखिए मीटर पर सेकेंड में है, मीटर प्रति सेकेंड में, यानी 4 चौके 16 गुना के 16 से भी कट जाए, 16 छक्का 96, 16 पंजे 80। खैर ठीक है, चलिए 50/6 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 50/6 और किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसमें 18/5 से गुणा करिएगा। देखिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। अभी देखिए कट जाएगा 6 3 18, 5 10 50 और 10 3 30। अब ये 30 की स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में 30, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो सीधा सीधा देखिए इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 800/96। आप इसको काट लीजिए, 16 से 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96। अब इसके बाद से 50/6 मीटर पर सेकेंड, और जब भी मीटर प्रति सेकेंड हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो फटाफट 18/5 से गुणा करिए। अब ये यदि किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो फटाफट 5/18 से 5/18 से गुणा कर देना होता है। अब ये काट देंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है और ये भी CGL Tier 2 का प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। इसमें देखिए कह रहा है कि a⁴ + 1 = a² / b² और ब्रैकेट में 4b² - b⁴ - 1। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, अलजेब्रा में एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि a⁴ + b⁴ का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁴ + b⁴। अब देखिए इसमें एक चीज समझिए, कभी कभी ऑप्शन से भी प्रश्नों का आंसर देने का सीखिए। इस समीकरण को सॉल्व करके और यदि a और b की वैल्यू निकालते हैं, हालांकि निकलेगी वैल्यू यहां से, लेकिन यदि आप इस समीकरण को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आप देखिए a⁴ + b⁴ है और कोई भी संख्या 100 से बड़ी नहीं है इसमें, तो संख्याएं छोटी ही होंगी क्योंकि 2 पे 4 घात कितना हो जाता है? 16। तो 2 पे 4 घात ही 16 हो गया। यदि 3 पे 4 घात कर दो तो 81 हो जाएगा।
तो दोनों की 4 घातों को जोड़ेंगे तो इसमें से कोई भी संख्या 3 के ऊपर नहीं होने वाली, मैक्सिमम 4 तक जा सकती है, 2 पे 4 जा सकती है यहाँ पे। तो जैसे b का मान आपने 4 रख दिया तो भी ये देखिए 4 पे 4 घात कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, मतलब 4 भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो आप इन दोनों पक्षों में देखिए a और b की कुछ वैल्यू रख के चेक करिएगा। जिन मानों के लिए छोटी छोटी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक का मान प्लस में या माइनस में रख के चेक करिएगा, जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा वही a और b की वैल्यू हो जाएगी। आप देखिए इसमें a का मान हमने 1 रखा और b का मान 1 रखा, इसमें हमने a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 रखी तो 1 पे 4 घात 1 और 1 2, बायां पक्ष 2 आ गया। और यहां यदि हमने a और b दोनों की वैल्यू फिर 1 रखी दाएं पक्ष में, तो 1 पे 2 घात 1 और b मतलब b भी 1 है तो यहां भी 1 पे 2 घात 1, तो ये 1 हो गया। और ये b स्क्वायर की वैल्यू 1 यानी ये हो गया 4, और b टू द पावर 4 की वैल्यू 1 और -1, 4 में से 2 गया, ये भी 2 हो गया। मतलब कहने का ये हो गया कि दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी यदि हम लोग a और b दोनों की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, यानी a और b की जो वैल्यू है वो 1 और 1 हो जाएगी, a की वैल्यू भी 1 हो गई और b की वैल्यू भी 1 हो गई। फिर से सुन लीजिए एक बार, कोई भी संख्या 1 से 3 के बीच में प्लस या माइनस लेके दोनों समीकरणों में दोनों पक्षों में रखिएगा a और b का मान, जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे वही a और b की वैल्यू हो जाएगी। बाकी यदि आप समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे समय इसमें। तो a की वैल्यू यहां से हमने बता दी 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। क्यों 1 आ गई? क्योंकि a और b के दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, a बराबर 1 और b बराबर 1, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो a और b का मान आपने 1 रख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 टू द पावर 4, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 टू द पावर 4। अब 1 पे 4 घात 1 और यहाँ भी 1 पे 4 घात 1, तो 1 1 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। इस टाइप के जब बड़े इक्वेशन रहे तो ऑप्शन से ही कोई मान रख के a और b का दोनों पक्षों में 1 से 3 तक की प्लस और माइनस वाले मान रख के आप प्रयास करिए मान निकालने का a और b का, और फिर यहाँ से a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का मान निकालने का प्रयास करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।